गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार, सुप्रभात। बीए पार्ट थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान विषय के स्टूडेंट्स, और हम लोग पढ़ रहे थे पाश्चात्य राजनीतिक विचार, जो आप लोगों का पेपर चलता है। उसमें भी हम लोगों ने कल सेकंड टॉपिक अपना अरस्तु के भी हमने राज्य संबंधित विचार पढ़ लिए थे। यानी कि राज्य संबंधित जो विचार थे मैंने आप लोगों को कल बता दिए थे। अब अरस्तु के जो नेक्स्ट विचार है वो है दास संबंधित विचार, या कहें कि दास प्रथा। और आप लोगों को फिर एक जानकारी देता हूँ मैं सामान्य जानकारी के लिए। अरस्तु के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि अरस्तु को ये याद ही कर लेना, राजनीति विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है। जनक या पिता कहा जाता है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है। ये आप लोग विशेष ध्यान रखना, भूल मत जाना, ये बहुत जनरल बात है, इसलिए इन चीजों को आप लोग ध्यान रखना। राज्य संबंधी विचार है, आप लोगों को बता दिया था। राज्य अरस्तु ने राज्य को एक स्वाभाविक संस्था, प्राकृतिक संस्था के रूप में स्वीकार किया था, और उन्होंने कहा था कि राज्य तो मनुष्य का जब जन्म हुआ था उससे पहले अस्तित्व में आ गया था, ऐसा अरस्तु का मानना है। और उन्होंने ये भी कहा था कल अपने राज्य संबंधित विचारों में मैं दोहरा देता हूँ कि जो व्यक्ति, ये इनकी परिभाषा इतनी फेमस है कि कंपटीशन में भी काम में आएगी, जनरली आप लोगों को भी ये बिल्कुल याद रखनी है। वो कहता है राज्य संबंधी विचारों में कि जो व्यक्ति या जो मनुष्य राज्य के बाहर निवास करता है या राज्य के बाहर रहता है, या तो वह ईश्वर के समान है या फिर पशु के समान है। भाई जो व्यक्ति राज्य के बाहर निवास करता है या तो वह ईश्वर के समान है, या तो वो भगवान है या फिर पशु है। क्योंकि राज्य के बाहर तो वो लोग व्यक्ति निवास कर सकते हैं, या तो जानवर रहते हैं जंगलों में या फिर भगवान रहते हैं। ऋषि मुनियों को आप लोगों ने देखा होगा, तपस्वी होते हैं वो कहता है कि तो ईश्वर रहता है या फिर जानवर रहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। ये इतनी फेमस परिभाषा थी अरस्तु की, ये परिभाषा कंपटीशन में भी काम में आती है, और जनरली आप लोगों को याद करना, एक बार फिर बोल देता हूँ मैं। वो कहता है राज्य संबंधित विचारों के अंतर्गत कि जो व्यक्ति राज्य के बाहर निवास करता है या तो वह ईश्वर के समान है या फिर पशु समान है, यानी कि जानवर के समान है। अपने राज्य संबंधित विचारों में उनका सबसे बड़ा टॉपिक और मेन जो बात थी उनकी यही थी। अब आ जाइए आप उनके नेक्स्ट टॉपिक, दास प्रथा संबंधित विचार। दास, जिसे हम लोग आज मॉडर्न जमाने में कहते हैं नौकर, हमारे विचारों के अंतर्गत मैंने कहा था आप लोगों को कि दास, अब आप सोच लीजिए जब 384 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था, 384 ईसा पूर्व, यानी कि जो राउंड चलता है ना उल्टा चलता है ईसा पूर्व में, ये आप लोगों को बाद में बताऊंगा एक दिन में। यानी कि आप सोचो कि उस समय की जो यूनान के जितने भी राजनीतिक विचारक थे, ये टोटल यूनानी है। प्लेटो अरस्तु जितने पढ़ाऊंगा आप लोग सब यूनानी कंट्रीज ना, रूस, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये सब यूनानी देश है। तो ये कहता है कि उस जमाने देखो आप अरस्तु की सोच, जो राजनीति विज्ञान का जनक जिसे हम लोग कहते हैं, पिता कहते हैं, द गॉड ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उनकी जो दास प्रथा संबंधित सोच थी उसके बाद में आलोचना हुई है, कई विद्वानों ने इसकी आलोचना की थी कि अरस्तु कहता है उसकी एक ऐसी रूढ़िवादी प्रथा का प्रचलन। अरस्तु ने अपने विचारों का कि दास एक मनुष्य को जो धनवान पैसे वाला है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, शक्तियां, वो कहता है कि एक अच्छे मनुष्य को या पैसे वाले व्यक्ति का, धनवान व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए, यानी कि कहता है कि भोग विलास के रूप में अपनी जिंदगी को या अपनी लाइफ को जीने के लिए उसे दासों की आवश्यकता होती है, अर्थात जिसे हम कहते हैं वर्तमान में नौकर। यानी कि वो जिस जगह पर बैठा है उस जगह पर उनको संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध होती रहे, वो केवल और केवल ऑर्डर दे कि कुछ नहीं चाहता मैंने कह दिया आपको ये चीज लिया हो, वो चीज लिया हो। यानी कि उसके बाद कहता है कि दासों के बारे में कहता है कि उसको बहुत सारे दास होने चाहिए, ए लॉट ऑफ, जिनकी कोई काउंटिंग ना हो। वो कहता है कि मेरे पास दास इतने होने चाहिए कि मैं जब भी जिस बात के लिए भी डिमांड करूं तुरंत वो हाजिर हो जाए। तो ये कई विद्वान ने कहा था कि ये एक प्रकार से अरस्तु की एक रूढ़िवादी प्रथा, जो परंपरावादी प्रथा चली आ रही है ना, उस प्रथा को दर्शाता है दास प्रथा के संदर्भ में। यानी कि जिस प्रकार से मैंने कहा था कि ये तो वही कहावत होगी राजा महाराजाओं वाली कि राजा बन गया, एक बार बाप बन गया, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर पोता बनेगा, फिर पड़पोता बनेगा, फिर सड़पोता बनेगा, यानी कि उन्हीं के लोग बनते रहेंगे। ये प्रथा को दर्शाता है। लेकिन ठीक है, इन्होंने अपने विचार दी थी दास। अब ये कहता है दास के अंतर्गत भी कहता है
कि दास भी दो प्रकार के होते हैं। विरोध तो उनका बहुत सारे विचारकों ने किया। अब ये कहता है कि दास के संदर्भ में कहता है कि दास भी दो प्रकार के होते हैं। एक दास तो होते हैं स्वाभाविक दास, या जिसे हम कहते हैं परंपरागत दास। स्वाभाविक या परंपरागत दास, ये वह लोग हैं जो अरस्तु के अकॉर्डिंग, आई एम नॉट अकॉर्डिंग टू अरस्तु, ये कहता है जो मंद बुद्धि वाले होते हैं, ये अरस्तु का मानना है, जिनकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी हो, ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं, केवल उनको जितना कह दिया गया उतना कर लो। जैसे आप लोग देखो, प्राचीन समय के अंतर्गत, भारत के संदर्भ में एग्जाम दे रहा हूं, प्राचीन समय के अंतर्गत कई लोग ऐसे होते थे कि उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां गुजर जाती थी उसी जगह काम करते हुए। बाप भी वहीं पे काम करके गया, उसका बेटा भी वहीं काम कर रहा है, उसका पोता भी वहीं काम कर रहा है। जैसे वर्तमान देखें, और आप कई कंपनियों में, कई कंपनियां ऐसी है, हमने सुना है, आप लोग भी सुन लोगे, अभी बच्चे हो आप लोग, लेकिन कई पीढ़ियां गुजर जाती है, एक कंपनी में काम करते थे, बाप भी वहीं कर रहा है। कहता मंदबुद्धि का दिनों ने एक छेड़ दी बात, ये लॉजिकल का फैक्ट लगता नहीं है, लेकिन अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता, उन्होंने विचारों में डाल दिया है। तो ये कहता है कि स्वाभाविक दास, जिनकी सोचने समझने की तरक शक्ति क्षीण हो चुकी हो, वो बिल्कुल मतलब कि एक प्रकार से कहते कि कुछ नहीं कर सकते, उन लोगों को दास बनाया जाता है, और दास बनाकर उनसे अपनी सुख सुविधा यानी भोग विलास की वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। दूसरे प्रकार के दास कहते हैं वो कानूनी दास या वैधानिक। दूसरे प्रकार से कहता है कि कानूनी दास या वैधानिक दास, ये दास थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। कि अरस्तु के समय क्या होता था कि राजा महाराजाओं का शासन था, और जब राजा महाराजाओं का शासन होता है तो स्वाभाविक है कि युद्ध भी होगा। तो राजा रजवाड़ों का अगर शासन रहेगा तो एक नेचुरल सी प्रक्रिया है कि युद्ध भी होगा। युद्ध होगा तो लोग मरेंगे भी और मारेंगे भी। तो उस समय जब दो योद्धाओं के बीच या दो राजाओं के बीच, दो योद्धाओं कह लो या दो राजाओं के बीच में जब युद्ध चलता था, युद्ध एक दिन में समाप्त नहीं होता था, कई महीनों तक युद्ध चलता रहता था। युद्ध की जो प्रक्रिया होती थी कई महीनों तक चलती रहती थी। अर्थात युद्ध के दौरान जो व्यक्ति पराजित हो जाता था, जो राजा पराजित हो जाता था, और जीतने वाला जो राजा था वो सैनिकों को बंदी बना लेता था, और बंदी बनाकर वो अपने यहाँ पर ले जाता था। तो उनको जैसा वो जीता हुआ राजा चाहता था, उन बंदी बनाए हुए कैदी को उसी का अनुसरण करना पड़ता था, जैसा वो कहता था उसको, उन लोगों को वो कार्य करना ही होता था। ये भी एक नेचुरल प्रक्रिया होती है। तो दास संबंधित प्रक्रिया हो गई। अरस्तु के राज्य संबंधित विचार हम लोग पढ़ चुके थे। अब अरस्तु के हैं दास संबंधित विचार। दास संबंधित विचारों के अंतर्गत ये कहा कि अरस्तु की जो रूढ़िवादी प्रथा है उस बात को ये दर्शाता है। अर्थात अरस्तु की जो सोचने समझने की संबंधित जो शक्ति थी वो एक प्रकार से दास के ऊपर आकर रुक गई, और दासों को उन्होंने इतनी ज्यादा प्रेफरेंस दे दिया कि वो कहता है कि दास दो प्रकार के होते हैं। स्वाभाविक दास जो मंद बुद्धि वाले होते हैं उन लोगों को दास बनाया जाता है। दूसरे कानूनी दास, जिन व्यक्तियों को युद्ध के अंतर्गत, जिस सैनिकों को युद्ध में पराजित करके बंदी बनाकर लाया जाता था, उन व्यक्तियों के बारे में कहता है कि वो वैधानिक या कानूनी दास थे। ये थे उसके दास प्रथा संबंधित विचार। अब आ जाइए अरस्तु के संपत्ति संबंधित विचार। अरस्तु के संपत्ति संबंधित विचार। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब आइए अरस्तु के संपत्ति संबंधित विचार। अरस्तु ने राज्य संबंधी विचार बता दिए, अरस्तु ने दास प्रथा संबंधित विचार बता दिए। अब अरस्तु कहता है कि संपत्ति संबंधित विचार।
अब आ जाइए नेक्स्ट, अरस्तु के संपत्ति संबंधित विचार। और ये बिल्कुल बात कही भी सही उन्होंने। संपत्ति के संदर्भ में अरस्तु का ये मानना था कि बिना संपत्ति के कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता, क्योंकि संपत्ति के द्वारा ही एक मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। बिना संपत्ति के वह अपने मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि संपत्ति व्यक्ति के पास होनी चाहिए, लेकिन यह भी कि संपत्ति केवल इतनी हो जिससे कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। इतनी ज्यादा भी प्रॉपर्टी ना हो कि वो पागलपंती वाला काम करने लग जाए। ये कहता है कि मनुष्य के पास इतनी प्रॉपर्टी जरूर होनी चाहिए जिससे कि वह अपने मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो सुविधाओं का उपभोग कर सके। और उस संदर्भ में अरस्तु ने 2 प्रकार की संपत्तियों का वर्णन किया है। पहले प्रकार की संपत्ति में कहता है, एक तो होती है निर्जीव प्रॉपर्टी, एक होती है निर्जीव प्रॉपर्टी और एक होती है सजीव प्रॉपर्टी, यानी सजीव संपत्ति। निर्जीव संपत्ति और सजीव संपत्ति। निर्जीव संपत्ति के अंतर्गत तो उन चीजों को शामिल किया जाता है जो एक प्रकार से साइलेंट है, जिनसे कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती, अर्थात वो एकदम अपने पास रिजर्व में रखा हुआ सामान है, उसे निर्जीव प्रॉपर्टी का नाम दिया गया है। जैसे खेत खलियान, मकान, जेवर, जो सोना चांदी है। ये कहता है कि जो मकान खेत खलियान है आप लोगों का, यह है निर्जीव प्रॉपर्टी, यानी कि हिलती हिलती कुछ नहीं है, ये तो एक प्रकार से रख दी गई है, इसे निर्जीव प्रॉपर्टी के अंतर्गत शामिल किया गया है। दूसरी प्रकार की प्रॉपर्टी की बात उन्होंने बताई है, वो कहता है सजीव संपत्ति, यानी कि चल संपत्ति, चल और अचल। तो ये चल हो गई और ये अचल हो गई। अब देखिए आप लोग, सजीव संपत्ति के अंदर वो कहता है कि दासों को शामिल करता है, ऊंट यानी कि जीव जंतु जो भी उसका ऊंट जो रहते हैं, और भी गाय भैंस बकरी जो भी रहती है, ऊंटों को शामिल करता है, घोड़ों को शामिल करता है, इत्यादि इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अर्थात जो चलन है, जो जीव जंतु है, दास है, उन चीजों को उन्होंने कहा है कि ये सजीव प्रॉपर्टी है। अर्थात ये कहता है कि दास भी एक प्रकार से पैसा ही है, ऊंट भी एक प्रकार से पैसा का काम करते हैं संपत्ति का, और घोड़े भी एक प्रकार संपत्ति का कार्य ही करते हैं। तो अरस्तु का यह मानना अपने संपत्ति संबंधी विचारों के अंतर्गत कि संपत्ति क्यों आवश्यक है। वो कहता है कि एक मनुष्य को अपने जीवन का विकास करने के लिए, अपने जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए उसे संपत्ति की आवश्यकता होती है, और प्रॉपर्टी रहेगी उसके बाद तभी वह अपने जीवन की मूलभूत जो सुविधाएं, कपड़ा, मकान, खान पान, जो भी समझो ये मूलभूत सुविधाएं, वो तभी प्राप्त कर सकता है जब उसके पास पैसा होगा। बिना पैसों के अभाव में कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। और आज वर्तमान में ये बात लागू होती है कि जिसके पास पैसा नहीं है, संपत्ति नहीं है, आज उसकी स्थिति आप लोग अपने पड़ोस में देख लेना। जैसे अपन लोग देखते हैं ये भिखारी वगैरह है, मांग खाने बेचारे गरीब लोग होते हैं, क्या करें, उनकी मजबूरी है, उनके पास कुछ नहीं होता, ना उनके पास सजीव संपत्ति है ना निर्जीव संपत्ति है, बस वो तो खुद अकेले हैं, ईश्वर के द्वारा उन्हें भेजा गया, घूमते रहते हैं, मस्त रहते हैं, बस यही उनके जीवन करने का तरीका होता है। तो संपत्ति के अंदर उन्होंने कहा कि निर्जीव संपत्ति खेत खलियान मकान इत्यादि को नाम दिया गया, और सजीव संपत्ति दास ऊंट घोड़े आदि को शामिल किया गया है। ये अरस्तु का मानना है। अब देखिए आप लोग अरस्तु के परिवार संबंधित विचार। परिवार संबंधित विचार, अरस्तु के परिवार संबंधी विचार देखिए। देखिए अरस्तु के परिवार संबंधी विचार, देखिए बिल्कुल ये फैक्ट भी है। ये कहता है कि एक मनुष्य परिवार के साथ रहकर अपने जीवन का विकास कर सकता है, अर्थात मनुष्य की प्रथम पाठशाला मान के चलिए इस चीज को। तो ये कहता है कि जीवन की प्रथम पाठशाला है, आधारशिला है, तो ये एक प्रकार से मनुष्य का भवन खड़ा करता है इसके ऊपर। अर्थात बच्चा देख लीजिए, बालक को ले लीजिए आप, बालक जब प्रारंभिक दौर में तब बच्चा होता है तो अपनी माता की गोद में और पिता के संरक्षण में, यानी कि एक बालक अपनी माता की गोद में
लाड प्यार से रहता है और अपना जो बचपन है वो बड़े ही चाव से गुजारता रहता है, जिससे माता का स्नेह भी उसके बच्चे को बराबर मिलता रहता है और पिता के संरक्षण में, यानी पिता उसको एक प्रकार से छत का सहारा देता है, अर्थात माता की गोद में बच्चा खेलता कूदता रहता है और पिता के संरक्षण के अंतर्गत बच्चा रहता है और खेलता कूदता रहता है। मैंने कहने का मतलब है कि बिना परिवार के एक व्यक्ति अपने जीवन का जो मतलब मानसिक कहे या उसे शारीरिक कहे, किसी प्रकार से वो अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ये बात मतलब कि कह सकते हैं अपन लोग, परिवार संबंधी विचार में एक व्यक्ति अपने जीवन का विकास परिवार के साथ रहकर ही कर सकता है। बिना परिवार के व्यक्ति का अस्तित्व किसी प्रकार से अरस्तु के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। इसीलिए अरस्तु का ये मानना भी है कि व्यक्ति संयुक्त परिवार में रहता था। संयुक्त परिवार पहले आप लोग नोटिस कर लीजिए, पहले एकल परिवार वाली प्रथा नहीं चलती थी। पहले आप देख लीजिए अपने भारत के संदर्भ में आप लोगों को बताऊं, और अरस्तु का भी यही मानना है। हम इनके विचारों को इसलिए पढ़ रहे हैं, इनके विचार वर्तमान समय से भी कभी कभी मेल खाते हैं। ये कहता है कि परिवार संबंधित विचारों के अंतर्गत कि व्यक्ति संयुक्त परिवार में रहता था और उनमें मेल झोल, परिवार की एकता, मतलब कि इतना अच्छा सिस्टम चल रहा था जब संयुक्त परिवार प्रथा थी। अरस्तु के जमाने में परिवार एकदम बड़े का आदर सत्कार, दादाजी होते दादाजी का सम्मान अलग, पिता का सम्मान अलग, भाई का सम्मान अलग, चाचा का अलग, मामा का अलग, मामी, मतलब कि संयुक्त परिवार प्रथा के अंतर्गत एक प्रकार से बुजुर्ग व्यक्ति होता था उसको इतना मान सम्मान मिलता था, मतलब कि जबरदस्त मान सम्मान मिलता था। और वर्तमान में आप लोग देखिए अब क्या हो गया, एकल परिवार प्रथा भारत के संदर्भ में ले लो चाहे विदेश के संबंध में ले लो, आज वर्तमान में एकल परिवार प्रथा का इतना चलन हो गया है कि सब व्यक्ति अकेले रहना पसंद करते हैं कि मुझे शादी हो गई बस अलग हो जाने दो। पता नहीं माता पिता के साथ कैसा बेर निकालते हैं, तुरंत शादी होती है, एक एक दो महीने में सब कोई सर्विस कर रहा है, पत्नी को साथ ले गया, माता पिता की सेवा का कोई संबंध नहीं है, और नहीं बन रही है, घर में कोई बात होती है तो 10-5 दिन रहता है और उसके बाद में ये जो संयुक्त परिवार प्रथा थी लगभग आजकल टूट ही चुकी है, यानी कि समाप्त हो चुकी है। संयुक्त परिवार प्रथा समाप्त हो चुकी है। परिवार प्रथा आज चल रही वर्तमान में एकल परिवार, अकेला चलो, मतलब वर्तमान में एकल परिवार चल रहा है, जिसकी भी शादी हुई पत्नी को लेकर गया और चलो हम तो अकेले रहेंगे, इस भीड़ में समझ के बाहर है। इस तरीके का प्रचलन आजकल दौर में चल रहा है, जो कि गलत नुकसानदायक है। पहले थे संयुक्त परिवार प्रथा, उसका एक जीवन जीने का लहजा अलग होता था, मतलब कि पिता के संरक्षण में बच्चे बढ़ते थे, माता का गोद में खेलता कूदता था, यानी कि एक प्रकार से कहते कि बच्चा इतना हष्ट पुष्ट होता था कि उसे पता ही नहीं चलता था कब बड़ा हुआ। आज बच्चों को सब अपने अपने गोदों में रख रहे हैं। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि ये ध्यान रखने वाली बात है कि संयुक्त परिवार प्रथा अब समाप्त हो चुकी है। एक बात आप लोगों को फिर दोहरा देता हूँ, अरस्तु के संपत्ति संबंधित विचार। अरस्तु का ये मानना है कि बिना संपत्ति के कोई भी मनुष्य अपने जीवन का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता, अर्थात उसे अपने जीवन को रहन सहन, खान पान, मकान, कपड़े, वस्त्र, जो भी वस्तुएं जो जीवन की आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए उसे संपत्ति की आवश्यकता होती है। बिना संपत्ति के वह इन वस्तुओं को खरीद नहीं सकता और अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता, ऐसा अरस्तु का मानना है। और उसके अंतर्गत कहा गया, संपत्ति के अंतर्गत ये संपत्ति हो गई। परिवार संबंधित विचारों के अंतर्गत कहा गया कि परिवार एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी होती है, अर्थात परिवार के अंतर्गत रहकर एक मनुष्य अपने जीवन का सर्वांगीण विकास कर सकता है। बिना परिवार के साथ रहते व्यक्ति का एक प्रकार से अस्तित्व न के बराबर है। इसलिए कहा जाता है कि पहले प्रथा चलती थी कि बालक अपनी माता के गोद में रहकर अपने जीवन इतना हंसखुश तरीके से जिंदगी जीता था और कब बड़ा हो गया पता नहीं चला, और पिता के संरक्षण में रहकर एक बालक अपना जीवन धीरे धीरे बढ़ता जाता था। वो इस प्रकार कोई कठिनाइयों का सामना नहीं होता था। पहले परिवार संयुक्त परिवार प्रथा के रूप में जाना जाता था, अर्थात पहले सभी, यानी कि एक बाप के 5-6 औलादे हैं बच्चे, तो सबकी बहुएं बेटे पोते सब एक जगह पर संयुक्त रूप से रहते थे, सभी का एक ही जगह में खाना बनता था, सब मिल बैठ कर
इतने प्यार से रहते थे कि उनको जीवन जीने का आनंद ही कुछ अलग ही आता था। लेकिन आज वर्तमान के अंतर्गत ये संयुक्त परिवार प्रथा लगभग समाप्त हो गई है और एकल प्रथा का जो प्रचलन वर्तमान में चल रहा है वो इतना भयंकर है कि सभी लोग अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, कोई अपने माता पिता के साथ रहना पसंद नहीं कर रहा। संयुक्त परिवार धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं, या यूं कहूँ कि संयुक्त परिवार प्रथा यदि आज भी किसी परिवार में जिंदा है तो वो परिवार भाग्यशाली है कि उस परिवारों में आज भी संयुक्त परिवार प्रथा बरकरार है। नहीं तो लगभग भारत देश में 90% तो ये मान के चलिए आप लोग कि संयुक्त परिवार प्रथा समाप्त हो गई है और एकल प्रथा का प्रचलन चल गया है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम अरस्तु के संविधान संबंधित विचार, इसके बारे में करेंगे डिस्कशन कल पढ़ेंगे हम अरस्तु के संविधान संबंधित विचार, इस टॉपिक को करेंगे हम लोग कल। थैंक यू वेरी मच।